गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब तक हमने ऊपर किडनी से स्टार्ट किया था। किडनी और यूरेटर का जो भी एनाटॉमी थी, उसकी पैथोलॉजी थी, डिसीज़ थे, वो देख लिए। अब जो यूरो सर्जरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा तुम्हारा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसमें आज हम देखेंगे एनाटॉमी क्या होती है यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, तो तुम सबको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक राइट साइड की और लेफ्ट साइड की किडनी है। यहाँ पे ऐसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर आके यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब बारी है यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, तो क्या है यूरिनरी ब्लैडर? इट इज़ अ रिजर्वोयर ऑफ यूरिन मेड अप ऑफ मसल्स। जो मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल्स होंगे। जो किडनी में यूरिन बनेगा वो वाया यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है, इट इज़ मेनली अ पेल्विक ऑर्गन। जब वो एम्प्टी होता है तब पेल्विस में होता है, लेकिन जब वो एक्सपांड होता है, जब उसमें यूरिन भरता है, तो इट कैन बी एक्सपांड अप टू द अम्बिलिकस। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक का बोन होता है उसके पोस्टीरियरली होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और प्यूबिक बोन दोनों के बीच में होती है रेट्रोप्यूबिक स्पेस। ठीक है, तो रेट्रोप्यूबिक स्पेस ये होती है प्यूबिक बोन और यूरिनरी ब्लैडर के बीच की स्पेस। ठीक है, so it is a reservoir of urine made up of smooth muscles and situated in the pelvis. तो उसकी साइज, शेप एंड पोजीशन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेंट्स। जो किडनी में यूरिन बनेगा वो जैसे ही यूरेटर से होके ब्लैडर में आएगा और उसका डिस्टेंसन होगा, उसके हिसाब से उसका साइज़, शेप और पोजीशन तीनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है पोजीशन। साइज़ और शेप का कोई हमारे लिए वो ज़्यादा काम नहीं है। पोजीशन जो होती है, जो एम्प्टी ब्लैडर होता है तब वो पेल्विक ऑर्गन रहता है, बट व्हेन इट फुल विथ यूरिन इट कैन एक्सपांड अप टू द अम्बिलिकस। तुम लोगों की जिनकी सर्जरी की पोस्टिंग हुई होगी उनको पता होगा कि जब भी कोई लेप्रोटोमी होती है, एब्डोमेन का बड़ा ऑपरेशन होता है, तब हम क्या करते हैं, पेशेंट को फॉलिस कैथेटराइजेशन कर देते हैं। जब भी कोई पेल्विस सर्जरी होती है तब भी हम पेशेंट को कैथेटराइज कर देते हैं, ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पेल्विक ऑर्गन बन जाए। क्योंकि अगर फॉलिस डाल दिया है तो यूरिन जो है वो पूरा कोलैप्स रहेगा। जो भी यूरिन बढ़ रहा है वो यूरिन डायरेक्टली यूरोबैग में आ रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड नहीं होगा, उसका डिस्टेंसन नहीं होगा, तो उसको इंजरी होने के चांसेस हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर की एम्प्टी होता है तब ओनली इन पेल्विस, लेकिन जब एक्सपांड होता है तो इट कैन बी इंट्राएब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, अब उसका रिलेशन विद द पेरिटोनियम। ठीक है, हमने देखा कि पेल्विक का ऑर्गन है, बराबर, तो उसके लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन होता है ब्लैडर का। ठीक है, तो ये है एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ऐसे होगा प्रोस्टेट। ठीक है, तो अब जो पेरिटोनियम है वो सिर्फ यहाँ की सुपीरियर सरफेस होती है ब्लैडर की, उसके साथ चिपका हुआ होता है, बराबर। बाकी वो पेरिटोनियम क्या होगा, नीचे आएगा। यहाँ पे प्रोस्टेट के पास स्पाइनल वेसिकल्स और डक्टस डेफरेंस होंगे, उसको टच करते हुए वो फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होके ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरी हो गई, जो येलो कलर में दिख रही है वो पूरी पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसे लीवर आएगा, यहाँ पे ऐसे स्प्लीन आएगा, यहाँ पे ऐसे स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा। तो ये बहुत सारे ऑर्गन आएंगे जो पेरिटोनियम में होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा सुपीरियर सरफेस है ब्लैडर का वो पेरिटोनियम के साथ चिपका होगा। तो ये एक जैसे देखा जाए तो
रिट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन भी हम रिट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, पेरिटोनियम के बाहर है, लेकिन पेरिटोनियम के साथ पूरा एकदम चिपका हुआ है, ओनली इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये लीवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे होती है यूरिनरी ब्लैडर और पेरिटोनियम की रिलेशन। मेल पेशेंट में क्या होता है कि सबमरीनल वेसिकल्स और डक्टस डेफरेंस को ऊपर से वो उसको सुपीरियर सरफेस से होके ऊपर चली जाएगी पेरिटोनियम। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में तो ये होता नहीं है डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस या फिर सबमरीनल वेसिकल्स। फीमेल में होता है यूट्रस। तो यूट्रस की जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे जो जंक्शन होता है, एक मैं फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं तुमको। जो ठीक है, तो जो ये है यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस में ये ऊपर का पार्ट है वो बॉडी है, नीचे का पार्ट है वो सर्विक्स है। तो सर्विक्स और बॉडी के बीच में जो जंक्शन होता है, तो यहाँ से पेरिटोनियम चिपका हुआ होगा और बाद में वो ऊपर एंटीरियरली आता है यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि जब हम हिस्टेरेक्टमी करेंगे तब हमको ये ये पेरिटोनियम है उसको हटाना पड़ेगा और इसके साथ ही हट जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है वो एंटीरियर टू द यूट्रस होता है। ठीक है, आगे से हम बात करेंगे तो आगे आएगा यूरिनरी ब्लैडर, फिर आएगा यूट्रस और फिर आएगा रेक्टम इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो in case of male, peritoneum is reflected from superior surface of the bladder over the superior surface of ductus deferens and seminal vesicles. In case of female, anterior wall of the uterus and close to the junction of the body of the uterus and cervix. तो फीमेल में क्या होगा कि पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर ओवर द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो वो जो पेरिटोनियम है वो जंक्शन होता है यूट्रस और सर्विक्स का, वहाँ से चिपक के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो हमारा यूट्रस है वो पूरा इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है, बराबर। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें 3-4 अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो तुमको जाननी है। एक तो आएंगे कि उसकी जो वॉल होती है उसमें मसल्स होते हैं, वो मसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं जिसको डेट्रोजर मसल्स बोलते हैं। उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही इंटरमिंगल्ड होते हैं, इंटरलेजिंग होते हैं। इंटरमिंगल मतलब जो तुमने बैडमिंटन का रैकेट देखा होगा उसमें जो भी थ्रेड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होके जाते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से आते हैं, एक ऊपर से आते हैं, एक साइड से आते हैं, तो उसके जैसे जो फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमिंगल्ड। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो हमारा बैडमिंटन रैकेट होता है उसके जैसे गैप नहीं होगी इतनी बड़ी, लेकिन उसके जैसे ही होगी लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट होगी, बराबर। तो ये ऐसी जो अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की, इसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलती है, वो डिस्टेंड हो सकता है अच्छे से। लेकिन जब कभी कोई ब्लैडर आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब वहाँ पे ट्राबेकुलेशंस या सेकुलेशंस बनते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरमिंगल्ड और इंटरलेजिंग फाइबर्स। ठीक है, इंटरमिंगल फाइबर का मतलब तुम समझ गया हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बैडमिंटन का रैकेट एक बार देख लो, उसमें जो थ्रेड होती है वो कैसे जाती है, ऊपर एक नीचे करके जाती है। ठीक है, 2 डायरेक्शन से आती है, एक नीचे से ऊपर, एक साइड से साइड। तो उसके जैसे ही फाइबर्स डेट्रोजर मसल्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्राइगोन। ट्राइगोन है क्या? इट इज़ ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन यूरेटरिक ऑरिफाइस एंड इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। अब यूरेटरिक ऑरिफाइस एंड इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस वो क्या होता है? ठीक है, तो अब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो उसका अगर हम एक सेक्शन लेंगे, ठीक है, तो ये मान लो ये पूरा डेट्रोजर मसल्स है।
ठीक है, ये डिफ्यूज़र मसल्स है, वॉल है उस ब्लेडर की। तो दोनों तरफ से ऐसे यूरेटर एंटर होगा, यहाँ पे एंटर तो हो जाएगा लेकिन वो खुलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खुलता है। और ये जो जगह है इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो टेट्रोजल मसल से ही बना हुआ है, जिसको ब्लेडर नेक का स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये दो लाइन और इसको अगर हम जॉइन कर दें, ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये हो गया, और ये हो गया यूरेटर का ओपनिंग। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया बनता है उसको बोलते हैं ट्राइगोन। दोनों तरफ से जो हमारा जो ट्राइगोन का ट्रायंगल है उसके पोस्टेरोलेटरल एंगल पे ओपन होगा यूरेटर दोनों तरफ से, और जो इंफीरियर एंगल है तो वहाँ से ओपन होगा, तक कनेक्ट होगा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये ट्राइगोन बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको अगर कभी भी कुछ सेंसिटिव होता है, वहाँ पे ब्लेडर का स्टोन आ जाता है या कुछ और पैथोलॉजी हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पेशेंट को बहुत बार यूरिन पास करने का अर्ज होता है, ठीक है, तो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है उसकी पेशेंट की। सो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर, इरिटेशन ऑफ दिस पार्ट लीड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। अब ट्राइगोन में जैसे मैंने बताया कि यूरेटर ओपन्स इनटू द पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ द ट्राइगोन, और इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस ओपन्स एट द इंफीरियर एंगल ऑफ द ट्राइगोन। ये एक फिगर है जो मैंने अभी तुमको ड्रॉ करके दिखाई, उसका बड़ा थोड़ा अच्छा सा वर्जन है। दोनों तरफ से ये तुम देखो, यहाँ पे ब्लेडर ओपन हो, यूरेटर ओपन हो रहे हैं, ये पूरा ट्राइगोन है, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। तो प्रोस्टेट के नीचे है यूरोजेनिटल डायाफ्राम, पेल्विक फ्लोर या फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइगोन। ये ट्राइगोन तुमको क्यों इम्पोर्टेंट है वो बाद में भी एक आएगा जब हम उसकी पे हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है एरिया का ट्राइगोन, ठीक है। आगे भी तुम्हारा बहुत सारी पैथोलॉजी में ट्राइगोन आएगी, तो ये याद रखना। बायलेटरल दोनों तरफ के जो यूरेटर है वो ओपन होते हैं, और नीचे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइसिस ओपन होती है। तीनों को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइगोन, ठीक है। अब ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, उसके साथ आएगा ऐसे प्रोस्टेट। तो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है नीचे का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, जिसको हम यूरोजेनिटल डायफ्राम बोल सकते हैं, पेल्विक फ्लोर बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर, जिसमें आएगा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये आ जाएगा यूरिनरी ब्लेडर के नेक में, ठीक है। नेक होता है दैट इज़ द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर एंड 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का फ्रैक्चर होगा तो यूरिनरी ब्लेडर का नेक इंजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक क्योंकि वो उसके पास में रहता है, और दूसरा ये कि वो फिक्स रहता है, उसकी वजह से वो ट्रॉमा के पेशेंट में इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाती है। इन मेल पेशेंट इट लाइज ऑन द प्रोस्टेट, जैसे मैंने बताया जो नेक होता है वो होता है प्रोस्टेट के ऊपर होता है। इन फीमेल इट रेस्ट ऑन द एंटीरियर वजाइनल वॉल, ठीक है। तो ये नेक है जो प्रोस्टेट के ऊपर है, तो फीमेल में हो गया एंटीरियर वजाइनल वॉल। अब जो यूरिनरी ब्लेडर की नेक है उसमें आएगा, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, बराबर। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो क्या होता है वो बना रहता है स्मूथ मसल्स से, जो
डिट्रूजर मसल्स होते हैं वहीं से बना होता है वो। तो वो क्या होता है, जब वो रिलैक्स होता है तब यूरिन वहाँ से बाहर आता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट प्रिवेंट्स रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये उसके बहुत फंक्शन है, रिलैक्सेशन में काम करता है और कॉन्ट्रैक्शन में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये स्मूथ नेक होता है, वो नेक के स्मूथ मसल्स होते हैं विच सराउंड्स द नेक, जिसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। अल्फा एड्रेनर्जिक फाइबर्स होते हैं जो इनको सप्लाई करते हैं देयर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो मैंने तुमको स्फिंक्टर बताया, सॉरी, ये प्रोस्टेट है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, और यहाँ पे जो मसल्स होंगे जो डिट्रूजर मसल्स ही होंगे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास, तो वो बनाएंगे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, उसको हम वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो जैसे ही ये यूरिन भरेगा ये रिलैक्स हो जाएगा और ये यूरिन नीचे आ जाएगा। फिर अगर हमने ये यूरिन को जाते नहीं रोका तो यूरिन अपने आप चला जाएगा, बराबर। तो उसके लिए भगवान ने बनाया है ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करके पूरी जो ल्यूमेन है वो बंद कर देगा, बराबर। वो वॉलंटरीली हम इसको खोल सकते हैं। जब पेशेंट को यूरिन करने का अर्ज होता है, पेशेंट यूरिन पास करने जाता है, तब बहुत सारी कनेक्शंस होती है ब्रेन के साथ, और उसके बाद मैसेज आता है कि भाई अब ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको ओपन करो, रिलैक्स करो ताकि जो यहाँ पे पूरा यूरिन भरा पड़ा है वो बाहर आए, ठीक है। ये एक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगा, उसमें तुमको फिर से बताऊंगा मैं। तो स्मूथ मसल्स विच सराउंड्स द नेक, इट फॉर्म्स द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इट प्रिवेंट्स रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब, रिलैक्स होता है तो यूरिन बाहर आता है, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो मैंने बताया अभी फिगर में, इट अराइज फ्रॉम द इस्चियोपुबिक रेमस ऑफ द ईच साइड, द मीट अराउंड द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा and is supplied by the H2 S4 fibers via perennial branch of pudendal nerve। तो जो ब्लेडर का नेक है उसमें से यूरेथ्रा जाएगी, तो सॉरी, ये प्रोस्टेट है, और उसके नीचे यहाँ पे होता है पेल्विक फ्लोर, दैट इज यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। तो ये जो यूरेथ्रा है दैट इज़ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, कि वो प्रोस्टेट, ये वाला ये सब प्रोस्टेट है। ये वाली जो यूरेथ्रा है जिसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आगे जब हम यूरेथ्रा पढ़ेंगे तब में यूरेथ्रा के सारे अलग अलग पार्ट भी आएंगे हमको सीखने में। आज हम सिर्फ ब्लेडर का सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इट सप्लाइज द H2 S4 फाइबर्स वाया पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जिसको हम वॉलंटरीली रिलैक्स और ओपन, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूरिन बाहर नहीं आएगा। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो तो अब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो खुद से काम करता है। तो जैसे यूरिन भरेगा वो अपने आप खुल जाएगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर अपने आप खुल जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो अपने आप नहीं खुलेगा, वो जब पेशेंट अर्ज करता है तभी वो खुलेगा। और पेशेंट जब यूरिन पास करने की ट्राई करता है तब जाके वो स्फिंक्टर है वो खुलेगा, ठीक है।
अब हिस्टोलॉजी है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है जिसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं, दैट कवर्स द लेमाइना प्रोप्रिया, जो लेयर्स है बाहर का सीरोजा का लेयर, उसके बाद आएंगे डेट्रोजर मसल्स, उसके बाद आएगा लेमाइना प्रोप्रिया दैट कनेक्ट्स द ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड मसल्स, ये दोनों को वो जोड़ते हैं। ठीक है। अब ट्राइगोन में पहले मैंने बताया था कि वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। दूसरा ये एक आएगा कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जो एपिथेलियम है उसको हम उसके लेमाइना प्रोप्रिया से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, वो लूजली अटैच होता है अंदर की वॉल से, लेकिन ट्राइगोन होता है वहाँ पे एकदम चिपक के होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है ट्राइगोन में। एक तो है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट और दूसरा है कि वहाँ पे एपिथेलियम जो होता है वो लूजली अटैच नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होता है, बहुत ही चिपक के होता है वहाँ पे। ये उसके लेयर्स है, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल की लेयर्स है, सीरोजा का लेयर, और फिर डेट्रोजर मसल्स, लेमाइना प्रोप्रिया एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये एक कोरोनल सेक्शन है जिसमें तुम देख सकते हो ये यूरेटर यहाँ से दोनों तरफ, यूरेटर यहाँ से आ गए हैं, यहाँ पे ट्राइगोन है ऐसे, ये जो मसल है वो मसल्स दिख रहे हैं, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और यहाँ पे ये जो मसल्स है पेल्विक डायाफ्राम, यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है उसको ब्लैडर की नेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कोरोनल सेक्शन है कि यूरिनरी ब्लैडर होता कैसा है अंदर से। तुम ये देखो कि यूरेटर यहाँ से एंटर तो हो गए लेकिन ओपन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ट्राइगोन में, ट्राइगोन के पोस्टेरोलेटरल एंगल पे। अब उसकी ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज, देयर ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, वो मेन सोर्स होता है। दूसरे है वो ऑब्चुरेटर एंड इंफीरियर ग्लूटियल वाइट आर्टरीज, उसकी ब्रांचेस, और इन केस ऑफ फीमेल ब्रांचेस फ्रॉम द यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरीज, वहाँ से भी कुछ ब्रांच निकलेगी जो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो मेन सोर्स है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज, देयर आर ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड दैट इज द मेन सोर्स। ठीक है, ब्लड सप्लाई का। जो वेनस ड्रेनेज है, वेनस प्लेक्सस होते हैं, वेसिकल प्लेक्सस होते हैं, जहाँ पे पूरा वेनस ड्रेनेज होता है। यूरिनरी ब्लैडर में लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर पे जो प्लेक्सस होते हैं वहाँ पे सारा ड्रेनेज जाता है। इसलिए जब भी हम सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी करते हैं इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिन, तो क्या होगा कि हम सुपीरियर सरफेस से डालेंगे, क्योंकि लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस पर जो ब्लैडर वहाँ पे वेनस प्लेक्सस होता है जो डैमेज हो सकता है। अब वेसिकल प्लेक्सस कंटिन्यूस विद द प्रोस्टेटिक प्लेक्सस विच ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक वेन, अल्टीमेटली पूरा ब्लड जाएगा इंटरनल इलियक वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसमें भी मेन है इंटरनल इलियक नोड्स, अदर है ऑब्चुरेटर एंड एक्सटर्नल इलियक नोड्स। जो इंटरनल इलियक नोड्स है वही मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज है। अब नर्व सप्लाई जो है उसकी दो तरह की होगी, एक सिंपैथेटिक होगी, एक पैरासिम्पैथेटिक होगी। सिंपैथेटिक होगी तो T10 टू T12 होगी, T10 टू L2, T10 टू L2 इतनी होगी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई में होगी एंटीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल नर्व्स S2, S3, S4 थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। After removal of rectum and micturition and sexual function disturbed due to injury to the pelvic plexus, जो वह plexus होते हैं वो इंजर होते हैं जब pelvis की सर्जरी करने के बाद। तो जब भी हम कोई पेशेंट का सर्जरी करें रेक्टम का या कुछ भी, या फिर वहाँ पे, तो रेक्टल प्रोलप्स के लिए मेसप्लास्टी आती है या फिर मेलिग्नेंसी आती है रेक्टम की, तब ऐसे हम जब ऑपरेशन करते हैं तब बाद में पेशेंट को मिक्चुरेशन और सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई S2, S3, S4।
अब ये एक जो हमारा यूरिन फिल होता है उसकी अलग अलग फेज़ है। पहला फेज़ है फिलिंग एंड स्टोरेज। सिंपल वर्ड्स में बताओ तो फिलिंग एंड स्टोरेज फेज़ में क्या होता है, दोनों तरफ की किडनी में यूरिन बनता है, यूरिन नीचे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, ये होता है फिलिंग। उसके बाद स्टोरेज, ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। दोनों अगर रिलैक्स रहेंगे तो यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए फिलिंग एंड स्टोरेज फेज में डेट्रोजर मसल्स होंगे वो रिलैक्स्ड होंगे। दे कॉन्ट्रैक्शन इज इनहिबिटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्स होगा, तो जितना हो सके यूरिन हम इसमें भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये दोनों बंद रहेंगे ताकि यूरिन बाहर ना आए। फेज़ 2 वॉइडिंग, पेशेंट को अर्ज आया, पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा, तब क्या होता है कि डेट्रोजर मसल्स और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर दोनों तो अपने कंट्रोल में है नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉइडिंग फेज में क्या होगा, डेट्रोजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्लेडर नेक डिसेंड्स मोर डाउन एंड ओपन्स, उसकी जो ब्लेडर की नेक यहाँ पे बंद है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स व्हेन पेशेंट ट्राई टू पास द यूरिन। उसके बाद क्या होगा कि टर्मिनेशन ऑफ वॉइडिंग, जो ब्लेडर नेक है वो भी बंद हो जाएगी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो भी बंद हो जाएंगे, बराबर। और रेसिडुअल यूरिन है अबव द लेवल ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर है उसके प्रॉक्सिमली जो भी यूरिन होगा वो सब यूरिन वापस ब्लेडर में चला जाएगा और बाद में वापस वो साइकिल शुरू होगी, ठीक है। तो फेज़ 1 फिलिंग एंड स्टोरेज, फेज़ 2 वॉइडिंग, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, डेट्रोजर मसल्स का, और बाद में वापस वो साइकिल शुरू हो जाएगी कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो रेसिडुअल यूरिन जो है वो अबव द लेवल ऑफ जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, बराबर, उसके ऊपर का जो भी यूरिन है बचा वो सब वापस ब्लेडर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है अलग अलग फेज़। उसका हम जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स देखेंगे तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है स्ट्रेच रिसेप्टर से। स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्साइट होंगे, तो एक्टिव होने के बाद वो मैसेज भेजेंगे ऊपर वाया सेंसरी फाइबर इन द पेल्विक नर्व। वो मैसेज भेजने के पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर इन द पेल्विक नर्व। फिर ये जो मैसेज है वो ऊपर जाएगा थैलेमस में और थैलेमस से होके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। ये सेंसेशन जो होगा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा और बोलेगा क्या ज़रूरी है यूरिन पास करने के लिए, डेट्रोजर मसल का कॉन्ट्रैक्शन और नीचे के दो स्फिंक्टर है उसका रिलैक्सेशन, तब जाके यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेरेब्रम कॉर्टेक्स में से मैसेज जाता है नीचे और बाद में क्या होता है, वॉलंटरीली रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, इसमें इंटरनल वाला जो स्फिंक्टर वो भी रिलैक्स हो जाएगा और पेशेंट कैन पास यूरिन वेरी इजीली, ठीक है। तो ये होता है पूरा मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ये एक कोरोनल सेक्शन है, ये ऊपर जो दिख रहा है वाइट वो पेरिटोनियम का लेयर है। उसके बाद ब्लेडर की वॉल, ये मल्टीपल यूगोसिटी है। यूगोसिटी होती है तब उसमें स्टोर जितना ज़्यादा करो उतना कम है, ज़्यादा हो सकता है। ये ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर है,
बाद में ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ओरिफाइस ओपनिंग है वो ओरिफाइस, और बाद में जो मसल है वो सब स्फिंक्टर है। ठीक है, ये एक सेक्शन है, ये फीमेल के केस में है। मेल का केस करेंगे तो यहाँ पे प्रोस्टेट आएगा। तो नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंटेनिंग अ मस्कुलर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, और मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होगा, तब जाके पेशेंट यूरिन पास करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल से एनाटॉमी है। फिर एनाटॉमी तुमको काम लगेगी जब हम उसकी पैथोलॉजी अलग अलग पढ़ेंगे। तुमको ये याद रखना है, जो वर्ड करता है पेशेंट यूरिन, तब क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या केमिकल्स मैसेज भेजे जाते हैं, ताकि ये सब होता है। ठीक है, और ये मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो तुमको याद रखना है ट्राइगोन के बारे में, क्योंकि जब प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं तब भी हमको ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एक बार तुम अच्छे से पढ़ लेना। ऑलमोस्ट पूरा मैंने कवर कर लिया है जितना तुम लोगों को काम है, बराबर। इतना तुमको पता होना ही चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगी तो चलेगा, लेकिन इतना तो डिटेल होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख देना, और ना हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और मैं जो भी तुमको ऐसा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए कि कुछ बात ना समझ पाए कुछ, या फिर जो मैं ऐसे वीडियो बना के तुमको भेज रहा हूँ उसमें तुमको समझ ना आए, या कुछ और तरीके से करें, तो तुम लोग सजेशन भी दे सकते हो। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसको देख के मोस्टली जुलाई या अगस्त तक तुम्हारा कॉलेज खुलने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो तुमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो तुमको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई सजेशन हो, तो तुम लोग कमेंट में इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।